कक्षा 10th विषय हिंदी, कृतिका भाग 2, पाठ 2, जात पंचम की नाक के प्रश्नोत्तर। लेखक है कमलेश्वर। प्रश्न नंबर 1, सरकारी तंत्र में जार्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? उत्तर, सरकारी तंत्र में जार्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम और औपनिवेशिक मानसिकता को प्रकट करती है। सरकारी लोग उस जार्ज पंचम के नाम से चिंतित है जिसने न जाने कितने ही कहर ढाए, उसके अत्याचारों को याद न कर उसके सम्मान में जुट जाते हैं। सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाता है। इसमें बताया है कि जब रानी एलिजाबेथ अपने भारत आ रही थी तो जार्ज पंचम की लाट में जो नाक नहीं थी उस नाक को लगाने के लिए भारतीय राजनेता तरह तरह के प्रयास करते हैं। ये नहीं कि इसने किया क्या देश के लिए, अपने देश को गुलाम बना के रखा है। तो लोगों की मानसिकता आज भी गुलामी की है। जार्ज पंचम की नाक को लेकर चिंतित है कि इसके किसी न किसी की नाक लगाई जाए तो वो है, उसके सम्मान में सारे जुट जाते हैं। ये सरकारी तंत्र अपनी अयोग्यता, अदूरदर्शिता, मूर्खता और चाटुकारिता को दर्शाती है। प्रश्न नंबर 2, रानी एलिजाबेथ के दर्जे की परेशानी का क्या कारण था? उसके परेशानी को आप किस तरह तर्क संगत ठहराएंगे? उत्तर, रानी एलिजाबेथ के दर्जे की परेशानी का कारण रानी की वेशभूषा थी। दर्जी ये सोचकर परेशान हो रहा था कि भारत, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के समय रानी किस अवसर पर क्या पहनेगी। दर्जी की परेशानी तर्क संगत थी। वह इसलिए क्योंकि रानी इस यात्रा पर अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही थी, अर्थात उनके कपड़ों का उनकी मर्यादा के अनुकूल होना जरूरी था। रानी की वेशभूषा तैयार करने में यदि उसे कोई चूक हो जाती तो उसे रानी के क्रोध का सामना करना पड़ता। जब रानी एलिजाबेथ भारत, पाकिस्तान और नेपाल यात्रा के समय आ रही थी तो दर्जी को बड़ी चिंता थी कि रानी है अपने देश का प्रतिनिधित्व करने आ रही है तो उसकी जो ड्रेस है वो उसी के अनुसार होनी चाहिए, मर्यादा के अनुकूल होनी चाहिए। अगर मर्यादा के अनुकूल नहीं हुई तो उसका सारा दोष दर्जी को ही उठाना पड़ेगा, इसलिए वह चिंता कर रहा था। प्रश्न 3, और देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली के कायापलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? उत्तर, दिल्ली के काया पलटने के लिए पर्यटक स्थलों का उद्धार किया गया होगा। दिल्ली की खस्ता हो चुकी सड़कों का पुनरुद्धार किया गया होगा। पूरे दिल्ली शहर में साफ सफाई के लिए विशेष योजनाएं तैयार की गई होगी। उन दिनों पानी या बिजली की समस्या न उत्पन्न हो उसके लिए कारगर कार्य किए गए होंगे। आतंकवादी घटनाएं या फिर इंग्लैंड विरोधी कार्यवाही या धरने पर न हो उसके लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए होंगे। जब रानी एलिजाबेथ बाहर आ रही थी तो दिल्ली की सड़कों का को एकदम साफ सुथरा बनाया गया, टूटी फूटी सड़कों को नया बनाया गया, उनका पुनरुद्धार किया गया, साफ सफाई की गई और बिजली पानी की कोई भी समस्या है यहाँ पर उत्पन्न हो उसके इंतजाम किए गए। कोई भी आतंकवादी घटनाएं नहीं हो, इंग्लैंड विरोधी कार्यवाही भी नहीं हो और उसकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए ताकि रानी को बुरा नहीं लगे। वो भी गुलामी की दास्ता से निकले नहीं थे, वो गुलामी उनके रग रग में समाई हुई। प्रश्न नंबर 4, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खानपान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार है? उत्तर, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खानपान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। वह न केवल अनावश्यक बल्कि समाज की उन्नति के लिए बाधक भी हैं। ये एक निम्न स्तर की भटकी हुई पत्रकारिता है। पत्रकारिता लोकतंत्र का वह मुख्य स्तंभ है जो समाज के अधिकारों के प्रहरी के रूप में समाज तथा राष्ट्र दोनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। किंतु इस प्रकार की पत्रकारिता जिससे सामान्य ज्ञान नहीं बढ़ता, न ही इससे आम आदमी के जीवन में कोई लेना देना है, समाज को सिर्फ हानि पहुंचाती है। यह व्यक्ति विशेष के निजी जीवन में अनुचित ताक झांक है जो हमारी सभ्यता व संस्कृति के विपरीत। इसमें बताया गया है कि जो पत्रकारिता है वो पहनावे पे ज्यादा जोर दे रही है, जबकि समाज की जो समस्याएं हैं उनको बताना चाहिए, क्या क्या समस्याएं हो रही है उनको बाहर खिलाना चाहिए। जो पहनावे पे ज्यादा फोकस करती है वो बढ़िया नहीं है। इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? उत्तर, इस प्रकार की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर अत्यंत नकारात्मक और हानिकारक प्रभाव डालती है। यह युवा पीढ़ी के चारों ओर चर्चित हस्तियों की जीवन शैली का ऐसा भ्रमजाल
बुन देती है, जिससे उलझकर युवा पीढ़ी और आम जनता अपने लक्ष्यों और कर्तव्यों से भटक कर अपराध के दल में फंस जाती है। राष्ट्र को सही दिशा में चलाने के लिए आवश्यक है कि पत्रकारिता का प्रत्येक विषय समस्त नागरिकों के हित में हो, न कि लोगों को पथभ्रष्ट करने के लिए हो। यानी जो पत्रकारिता है उसका दायित्व कर्तव्य होता है कि सारी जनता का ध्यान रखे और ऐसी ही बात को अखबार में छापे, ऐसी बात को नहीं छापे ताकि ये युवा पीढ़ी उसे भटक सके। प्रश्न नंबर 5, जॉर्ज पंचम की लाट के नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए? उत्तर, जॉर्ज पंचम की लाट के नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने सर्वप्रथम जॉर्ज पंचम की नाक के निर्माण में प्रयुक्त पत्थर को खोजने का प्रयास किया। इसके लिए उसने देश भर में जा जाकर खोज की, पर असफल रहा। वह पत्थर विदेशी था। उसने देश भर में घूम घूम कर शहीद नेताओं की मूर्तियों की नाक का नाप लिया ताकि उन मूर्तियों में से किसी की नाक को जॉर्ज पंचम की लाट पर लगाया जा सके, किंतु सभी नाकें आकार में बड़ी निकली। इसके पश्चात उसने 1942 में बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने शहीद बच्चों की मूर्ति की नाक का नाप लिया, किंतु वे भी बड़ी निकली। अंत में उसने जिंदा नाक लगाने का निर्णय किया। जॉर्ज पंचम की लाट पर नाक लगाने के लिए कारीगर सब जगह ढूंढ कर आया, लेकिन कहीं कोई पत्थर ही नहीं मिला, क्योंकि वो जो पत्थर था वो विदेशी था। और फिर जो भारतीय नेताओं की मूर्तियां बनी हुई थी जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान किया था, उनकी नाक वो तोड़ करके इस पे लगाया जा सके, लेकिन वो सारी नाक उनसे बड़ी थी। शहीद बच्चों की मूर्ति की नाक भी बड़ी थी। उनकी नाक बड़ी होनी थी क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए अपना बलिदान दिया। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है, सब हुक्मों के एक दूसरे की तरफ ताका, पाठ में आई, ऐसे अन्य कथन छांट कर लिखे। उत्तर, मौजूदा व्यवस्था पर चोट करने वाले कथन निम्नलिखित है। सभापति ने तेज में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग और तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। मूर्तिकार ने अपनी नई योजनाएं पेश की। चूंकि नाक लगाना एकदम जरूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान होगी, बुढ़ापे की धूल साफ होगी। इसमें यह बताया गया है कि जब जॉर्ज पंचम की जो नाक टूटी हुई थी उसके लिए नाक नहीं मिली, तो यहाँ तक कह दिया गया कि 40 करोड़ जो भारतीय लोग हैं उनमें से किसी एक की नाक काट करके लगा दी जाए। और जब रानी एलिजाबेथ आ रही थी, भारत में दौरे भी आ रही थी, तो सारी सड़कों को साफ सुथरा करके ऐसे लगने लगी जैसे बुढ़ापे में जवानी आ गई और बूढ़ी धूल साफ हो गई। प्रश्न नंबर 7, नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है, यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। उत्तर, नाक इज्जत, प्रतिष्ठा, मान मर्यादा और सम्मान का प्रतीक है। शायद यही कारण है कि इससे संबंधित कई मुहावरे प्रचलित है, जैसे नाक कटना, नाक रखना, नाक का सवाल, नाक रगड़ना आदि। इस पाठ में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का द्योतक है। ये बात लेखक ने विभिन्न बातों द्वारा व्यक्त की है। रानी एलिजाबेथ अपने पति के साथ बाहर दौरे पर आ रही थी। ऐसे मौके में जॉर्ज पंचम की नाक का न होना उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने जैसा था। ये लोग विदेशियों की नाक को ऊंचा करने को अपनी नाक का सवाल बना लेते हैं। यहाँ तक कि जॉर्ज पंचम की नाक का सम्मान भारत के महान नेताओं, साहसी बालकों के सम्मान से भी ऊंचा था। नाक से संबंधित कई मुहावरे हैं। नाक कटना, नाक रखना, नाक का सवाल, नाक रगड़ना आदि। लेकिन इसमें जब जॉर्ज पंचम की नाक नहीं लगी है तो भारतीय लोग उसकी नाक को लगाने के लिए ही अपनी नाक को नीचा नहीं करना चाहते कि हम भी अपनी नाक ऊंचा करेंगे, और जॉर्ज पंचम की नाक नहीं मिली तो चाहे जिंदा व्यक्ति की नाक लगानी पड़े लगाए। प्रश्न 8, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। उत्तर, यहाँ लेखक ने भारतीय समाज के महान नेताओं व साहसी बालकों के प्रति अपना प्रेम प्रस्तुत किया। हमारे समाज में ये विशेष आदरणीय लोग हैं, इनका स्थान जॉर्ज पंचम से सहस्त्रों गुना बड़ा है। जॉर्ज पंचम ने भारत को कुछ नहीं दिया, परंतु इन्होंने अपने बलिदान व त्याग से भारत को एक नींव दी, उसे आजादी दी है। इसलिए इनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से सहस्त्रों गुना ऊंची है। जब जॉर्ज पंचम की लाट पे मूर्ति के ऊपर वो नाक लगाने के लिए कोई नाक नहीं मिली,
तो ये कहा कि जो अपने भारत के आदरणीय लोग हैं या जो बच्चे हैं जिन्होंने बलिदान दिया, उनकी नाक ला करके इन पे लगा दी जाए। लेकिन उन सब की नाक बड़ी थी। बड़ी होने का कारण है कि उन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए अपनी बलिदानी दी थी और इनकी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से हजारों गुना ऊंची थी, बड़ी थी। प्रश्न 9, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया? उत्तर, अखबारों ने इस खबर पर खास ध्यान नहीं दिया, पर उन्होंने इतना लिखा कि नाक का मसला हल हो गया और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग गई है। इसके अतिरिक्त अखबारों में नाक के विषय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई, न ही किसी समारोह के होने की खबर को छापा गया। यानी अखबारों ने नाक की बात को ज्यादा नहीं बढ़ा चढ़ा, सिर्फ इतना ही कहा कि नाक का मसला है वो हल हो गया। प्रश्न नंबर 10, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? उत्तर, इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि रानी के स्वागत और उनके प्रसन्नता हेतु दिल्ली में हर प्रकार की तैयारियां की गई थी। साफ सफाई, सजावट, सुख सुविधा से लेकर सुरक्षा की सभी व्यवस्थाएं की गई, किंतु इन सब के बावजूद भी जॉर्ज पंचम की लाट की नाक, जो संभवतः अंग्रेजों के मान सम्मान का प्रतीक है, नहीं थी। इसमें बताया गया है कि रानी की इसका एक अर्थ यह होता है कि भारत में अपना शासन खो चुके अंग्रेजों के प्रति लोगों के मन में अब कोई मान सम्मान नहीं बचाता और साथ ही इससे हमारे प्रशासन की कमजोर और त्रुटिपूर्ण व्यवस्था का भी पता चलता है। जब एलिजाबेथ भारत आई तो दिल्ली में हर प्रकार की तैयारियां की गई, साफ सफाई की गई, लेकिन जॉर्ज पंचम की लाट की नाक की बात लेकर के कहते थे कि अगर नाक नहीं लगी तो ये हमारी बेइज्जती होगी। जबकि अंग्रेजों ने भारत को दिया क्या? भारत को गुलाम बना के रखा, लेकिन भारत के लोग आज भी उनकी मान सम्मान करने के लिए उनके तलवे चाट रहे हैं और जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए जी जान लगा दे। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? उत्तर, ब्रिटिश सरकार को दिखाने के लिए किसी जिंदा इंसान की नाक जॉर्ज पंचम की लाट की नाक पर लगाना किसी को पसंद नहीं आया। इसके विरोध में सभी अखबार चुप रहे। यदि वे सच छाप देते तो पूरी दुनिया क्या कहती? दुनिया के लोग जब जानते कि आजादी के बाद भी दिल्ली में बैठे हुक्मरान आज भी अंग्रेजों के आगे अपनी दुम हिलाते हैं। यानी जॉर्ज पंचम की नाक लगाने की बात अगर अखबार वाली छाप दे दे कि किसी जिंदा इंसान की नाक लगाई गई है तो सारे देश में खलबली मच जाती कि देखो अपना देश आजाद हो चुका है, फिर भी आज हम अंग्रेजों के गुलाम है और उनकी गुलामी में अपनी दुम हिलाते हैं।